Hello everyone, today we'll discuss गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जिसे हम मोंटेगो कैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहा जाता है। अब वह बैकग्राउंड और वह कंटेक्स्ट देखेंगे जिसके कारण और जिसकी वजह से और उस सिचुएशन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आता है। तो चलिए बैकग्राउंड और कंटेक्स्ट को देखते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जो आया था उस समय नेशनल मूवमेंट के लिए एक नए फेज और वर्ल्ड वार वन के बदलाव से जुड़ा है। इसके मेजर कैटेलिस्ट नीचे दिए गए हैं, जैसे नोमेन कल्चर। इस समय कौन थे भाई? तो एडविन मोंटेग्यू कौन था? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था इंडिया का। और लॉर्ड कैम्सफोर्ड कौन था? भारत के वाइसराय थे उस समय के। ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया था जब, याद रखिएगा, है ना। फिर वर्ल्ड वार फर्स्ट, इम्पैक्ट एंड प्रोमिसेस। वर्ल्ड वार फर्स्ट जो 1914 से 18 में हुआ था, में इंडियंस ने बढ़ चढ़ कर ब्रिटिशर का साथ दिया और जिसके बदले उन्हें सेल्फ गवर्नमेंट की उम्मीद भी थी। ठीक है। इसके कुछ पॉइंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में देखने को मिलते हैं, बट ऑलमोस्ट नहीं। ठीक है। और अगस्त डिक्लेरेशन 1917। तो बढ़ते हुए पॉलिटिकल प्रेशर और होम रूल मूवमेंट के बीच स्टेट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो मोंटेगो चेम्सफोर्ड थे, ने डिक्लेयर किया था कि ब्रिटिश रूल का एम भारत में ग्रेजुअली डेवलपमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करना है। इसी डिक्लेरेशन को फुलफिल करने के लिए एक्ट बनाया गया था। ठीक है। अगस्त डिक्लेरेशन 1917 को फुलफिल करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया। ठीक है, समझ रहे हो बात को। अब बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के मेजर प्रोविजंस को। तो फर्स्ट प्रोविजंस, इंट्रोड्यूस ऑफ डायरकी एट प्रोविंशियल लेवल्स। ठीक है। तो इसमें इस एक्ट में डायरकी को लाया गया। ठीक है। और इसमें दो पार्ट बनाया गया, एक रिजल्ट लिस्ट को और एक ट्रांसफर लिस्ट को। ठीक है। तो रिजर्व सब्जेक्ट या रिजर्व लिस्ट में एडमिनिस्टर कौन था? गवर्नर और उनकी नॉमिनेटेड एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जो लेजिस्लेटर को अकाउंटेबल नहीं थी। ठीक है, समझ रहे हो। और ट्रांसफ़र लिस्ट है, ट्रांसफ़र सब्जेक्ट को एडमिनिस्टर कौन करता था? गवर्नर उनके चुने हुए इंडियन मिनिस्टर करता था, जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटर को आंसरेबल थे। ठीक है। और कोर सेक्टर या कौन कौन से सब्जेक्ट है? तो लॉ एंड ऑर्डर, फाइनेंस एंड पुलिस और लैंड रेवेन्यू और जस्टिस एंड इरिगेशन कौन संभालता था? रिजर्व लिस्ट, मतलब गवर्नर उनकी नॉमिनेटेड एग्जीक्यूटिव काउंसिल। और ट्रांसफ़र लिस्ट नेशन बिल्डिंग सेक्टर्स जैसे एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ, एग्रीकल्चर, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एटीसी। ओके। अब इन दोनों को एनालिसिस करते हैं। तो असली पावर जो है ना और सारा पैसा जैसे फाइनेंस और रेवेन्यू रिजर्व लिस्ट में था, इसलिए इंडियन मिनिस्टर बिना बजट का कोई बड़ा काम ही नहीं कर सकते थे। ठीक है। और सेकंड पॉइंट, बाई कैम्परलिज्म एंड डायरेक्ट इलेक्शन एट सेंटर। कैसे? सेंट्रल लेवल पर सिस्टम को पहली बार रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए दो बदलाव किए गए हैं। पहला, बाई कैम्परलिज्म। इसमें इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल को हटाकर दो हाउस बनाए गए, काउंसिल ऑफ स्टेट अपर हाउस और सेंट्रल लेजिस्लेटिव लोअर हाउस, जो आज की राज्यसभा और लोकसभा के बेस के रूप में भी काम करते हैं। ठीक है। और उसी का नेक्स्ट पॉइंट, डायरेक्ट इलेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया। और ठीक है, अब अगर पूछें कि डायरेक्ट इलेक्शन इंट्रोड्यूस कब किया गया भारत में, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ठीक है। और उसमें और आपको बता दूं कि सभी लोगों ने यहाँ पर वोट नहीं किया था। वोटिंग राइट सिर्फ हाई प्रॉपर्टी वैल्यू, ज़्यादा टैक्स भरने वाले और हाईली एजुकेटेड लोग तक ही लिमिटेड था। और उस समय इतनी पॉपुलेशन थी जो वोट करने के लायक थी, उनमें से केवल 3% लोगों ने ही वोट किया था, क्योंकि बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगे थे। ठीक है, जैसे बहुत सारा टैक्स भरना पड़े, प्रॉपर्टी होनी चाहिए, एजुकेटेड होना चाहिए, इसलिए। ठीक है, समझ रहे हो बात को। अब थर्ड पॉइंट है सेपरेशन ऑफ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल बजट। ठीक है। फेडरल स्ट्रक्चर की तरफ एक स्टेप बढ़ाते हुए इस एक्ट ने सेंट्रल बजट और प्रोविंशियल बजट को पहली बार अलग किया। अब प्रोविंशियल लेजिस्लेटर को अपना बजट खुद पास करने की अथॉरिटी दे दी गई, और जिससे थोड़ी फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन यहाँ देखने को मिलती है। फोर्थ पॉइंट ऑफ देखते हैं
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का, तो एक्सपेंशन ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट्स डिवाइड एंड रूल, जैसे 1919 में जो रिफॉर्म्स देखने को मिले थे सेपरेट इलेक्टोरेट में, तो उसमें 1909 में तो केवल मुस्लिम को दे दिया गया था, पर इस एक्ट में और आगे बढ़ा दिया और सिख, इंडियन क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियंस और यूरोपियंस को भी सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया, ठीक है। और जिससे नेशनलिज्म और यूनिटी को और चोट पहुँची, ठीक है। अब पांचवा पॉइंट बात करते हैं, तो पांचवा पॉइंट है स्टेचुटरी कमीशंस एंड पब्लिक सर्विस कमीशन। पब्लिक सर्विस कमीशन, तो सर इस एक्ट में रिक्रूटमेंट के लिए एक कमीशन का प्रावधान था, जिसके चलते आगे 1926 में पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना हुई, जो आज के यूपीएससी की तरह ही था, ठीक है। और 10 ईयर रिव्यू क्लोज भी जोड़ा गया, और इसमें कहा गया कि इस एक्ट के काम करने का रिव्यू आने वाले 10 साल के बाद कमीशन भेजा जाएगा, ठीक है। और यही क्लोज आगे चलकर साइमन कमीशन 1927 के गठन का कारण भी बना, जो 1927 में आया था, ठीक है। अब देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के फेल्यूर एंड क्रिटिकल इवेल्युएशन फॉर मेंस प्रोस्पेक्टिव। तो इलॉजिकल डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट, बट व्हाई? तो सब्जेक्ट का डिवीज़न बहुत बेकार था, जैसे एग्रीकल्चर ट्रांसफर था, बट इरिगेशन रिजर्व लिस्ट में था, ठीक है। यानी इंडियन मिनिस्टर बिना पानी के खेती सुधारने के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, समझ रहे हो बात को। अब सेकंड, नो रियल सेंट्रल शिफ्ट, बट व्हाई? तो सेंटर में अब भी वाइसरॉय के पास एब्सोल्यूट ऑटोक्रेटिक पावर थी, और वो किसी भी मैटर पर वीटो लगा सकता था, ठीक है। इसलिए कह सकते हैं कि वाइसरॉय के पास अभी भी एब्सोल्यूट पावर देखने को मिली 1919 के एक्ट में। अब यूपीएससी प्रीलिम्स के जो क्वेश्चन आते हैं, उसके ऑप्शन आते हैं, उसमें मिस्टेक्स ना करनी पड़े, इसलिए हम कुछ ट्रैप्स देखते हैं। तो फर्स्ट ट्रैप है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 इंट्रोड्यूस डायरकी एट द सेंट्रल लेवल एंड बाईकैमरलिज्म एट द प्रोविंशियल लेवल। बट यह जो लिखा हुआ है वह गलत है। ट्रैप 1 कैसे गलत है? तो यूपीएससी हमेशा इसको रिजर्व करता है। याद रखिए, डायरकी प्रोविंसेस में आई थी और बाईकैमरलिज्म सेंटर में आया था। सेंट्रल में डायरकी बाद में 1935 के एक्ट में देखने को मिलती है। ट्रैप 2 की बात करते हैं, तो ट्रैप 2, द 1919 एक्ट ग्रांटेड यूनिवर्सल एडल्ट सफर्ज giving equal voting rights to all Indian citizen, but wrong, and but why? तो वोटिंग राइट बहुत लिमिटेड थे, जैसे प्रॉपर्टी ओनर, टैक्स पेयर्स और हाईली एजुकेटेड लोगों को ही वोटिंग राइट्स दिया गया था, ना कि पूरे लोगों को, ओके। अब मेमोरी ट्रिक के माध्यम से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को देखते हैं, तो वह मेमोरी ट्रिक क्या है? वह मेमोरी ट्रिक है DBESP। तो डी से आया डायरेक्टली इंट्रोड्यूस इन प्रोविंसेस रिजर्व एंड ट्रांसफर लिस्ट। बी से बाईकैमरलिज्म एट द सेंट्रल, टू हाउस सिस्टम, एंड ई इलेक्शन इंट्रोड्यूस विया लिमिटेड डायरेक्ट फ्रेंचाइजीज ऐसे सेपरेट इलेक्टोरेट एक्सटेंड टू 6 एंग्लो इंडियंस, ओके। पी से प्रोविंशियल बजट सेपरेट फ्रॉम सेंट्रल बजट, ठीक है। अब यूपीएससी वन लाइनर समरी ले लेते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ने 1917 के रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के वादे पर प्रोविंसेस में डायरकी लगाए, सेंट्रल में बाईकैमरलिज्म और लिमिटेड डायरेक्ट इलेक्शन शुरू किए थे, कम्युनल सेपरेट इलेक्टोरेट का दायरा बढ़ाया और सेंट्रल प्रोविंशियल बजट को अलग किया। Thanks for watching and supporting this video. Like and subscribe these videos.